नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराग सर आज आपके लिए ज्योग्राफी की एक क्लास फिर से लेके आया हूँ। नया टॉपिक है, ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी की विषय सूची को मैंने पहले ही बता दिया है आपको एक वीडियो के जरिए। आप अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। ज्योग्राफी में आज का टॉपिक रहने वाला है भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा टॉपिक होता है जो ज्योग्राफी में अभी फ्रेशर हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी को पढ़ा नहीं है या जो भूगोल से अनजान हैं। उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आप नक्शे के बारे में, भारत की चहुओर स्थिति के बारे में इनसे परिचित होते हैं। इसको पढ़ने के बाद आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो आपको सरल लगने लगते हैं अगर आपने भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ा हुआ है। ठीक है, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी अपने ज्ञान को एक बार चेक कर लेंगे। मैं हर वो छोटी चीज आपको बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है या जो आपको पता होनी चाहिए। और यकीन मानिए, आपने जितने भी बार पहले भारत का भूगोल पढ़ा हो, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करूंगा। तो ये क्लास 0 से स्टार्ट होगी और हर उस बिंदु पर चर्चा होगी जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। चलिए, तो आज का टॉपिक है भारत की स्थिति व विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जानते हो कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश और देशांतर, इनके बारे में अगर आप जानते हैं तो आपके लिए भारत के भूगोल को समझना आसान है। 2 मिनट चर्चा अपनी करेंगे अक्षांश और देशांतर पर। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर कुछ ऐसी दिखती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, हमारी पृथ्वी का यह वास्तविक आकार नहीं है। तो पहला फैक्ट तो आप यही जान लेंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। मैं कोशिश करूंगा जो भी बात मैं बोलूं उसे लिख दूं, ताकि आप लोगों को क्लास के वो पढ़ते हुए न लिखना पड़े, आप उसको एक स्क्रीनशॉट के जरिए सेव कर सकें और बाद में लिख सकें। तो पृथ्वी का जो आकार है वो भूआब है। क्या कहलाता है? भूआब कहलाता है। यह गोल या अंडाकार नहीं है। ठीक है, ये भूआब कहलाता है। अब देखिए, पृथ्वी को स्पष्ट 2 भागों में बांटा गया है। मतलब कोई ऐसा आरी लेके नहीं बैठा था बांटने के लिए कि काट दिया हो, काल्पनिक रेखाओं के जरिए काटा है। तो इसकी बीच वाली जो रेखा है, ये बिल्कुल शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं वो इस पर ध्यान देंगे। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा कहते हैं। या इसी को बच्चों क्या कहते हैं? विषुवत व्रत कहते हैं, है ना, विषुवत व्रत ये भी कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि व्रत और रेखा दोनों क्यों कहते हैं। दरअसल देखो, पृथ्वी बेटा व्रत नहीं है, पृथ्वी है गोला। और अगर इस गोले को हम 2 भागों में काट दें तो देखो आकृति कुछ ऐसी बनेगी। और थोड़ा ठीक से इस गोले को बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। जरा ध्यान से देखना, जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी और जो फ्रेशर हैं वो भी। इस तरीके से बताओ बच्चों, ये गोला आधा कट गया ना, तो इसमें बीच में यहां कहीं पर केंद्र होगा। आलू को काटने वाला जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया जाता है, तो ये जो रेखा है, यानी पृथ्वी का अंदर से बिल्कुल व्यास जो है, इसे क्या कहते हैं? ये बच्चों होती है विषुवत रेखा, है ना। और इसी रेखा से जो वृत्त बना दिया गया है पृथ्वी के
चारों ओर परिधि पर, तो उसे कहते हैं वृत्त। तो वृत्त और रेखा कभी एक नहीं हो सकते। रेखा पृथ्वी के अंदर बनती है और वृत्त बाहर बनता है। बोलो ये बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से ये संरचना बनती है। ठीक है, अब इस संरचना को अगर आप समझ गए हैं तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब दो जो है आपके पास अर्धगोले हैं। इनमें से ऊपर वाला जो गोला है इसको बच्चों कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। और बच्चों इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोले का आधा भाग गोलार्ध। अब अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है और नहीं जानता कि उत्तर और दक्षिण क्यों, तो देखो हम यहां पर एक छोटी सी जानकारी आपको और दे रहे हैं। ठीक है, कि दिशाएं हम जब भी लेते हैं तो ये पूर्व लेते हैं, ये पश्चिम लेते हैं, ये उत्तर लेते हैं और ये दक्षिण लेते हैं। दिशाएं ऐसे लेते हैं। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए एक ज्योग्राफी में एक थ्योरी होती है कि हमने इन पर अक्षांश रेखाएं बनाई हैं। किसको जो है हमने आधार माना है अक्षांश रेखाओं का। तो याद रखेंगे, अगर कभी परीक्षा में पूछ दे कि अक्षांश रेखाओं को किसका आधार मानकर बनाया गया है, ध्रुव तारे को। ध्रुव तारे को आधार मान करके उससे एंगल लेकर के हमने अक्षांश रेखाओं को बनाया है। तो कितनी अक्षांश रेखाएं बनाई हैं? तो बच्चों 90 रेखाएं ऊपर बनती हैं और 90 रेखाएं नीचे बनती हैं। ये 90 रेखाएं बनती हैं। समझ रहे हो? अब ये 90 ही क्यों बनती हैं? इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि बिना लॉजिक के तो कुछ होता ही नहीं है ना? इसके पीछे भी लॉजिक है, आप वो भी समझेंगे क्या लॉजिक है। देखो हमने अभी बनाया था ना, इस गोले को हम यहां बना ही देते हैं ताकि आप इसके बारे में जानते रहो। एक अर्ध गोला हम परमानेंटली बना ही देते हैं। ये देखो, ये था आपका अर्ध गोला, ये था इसका जो बाहर की सतह दिखेगी आपको वो, ये इसका केंद्र होगा और ये था आपका विषुवत रेखा, है ना, मुख्य अक्षांश जिसे कहते हैं। और यहां से लंबवत रेखा, ये एंगल कितना हुआ? 90। अब बेटा हर एक डिग्री पर एक रेखा ऊपर की तरफ उठाते गए। तो बोलो जब एक डिग्री पर एक रेखा उठाएंगे तो ये कितनी रेखाएं हो जाएंगी? अगर आप मैथ की हल्की सी जानकारी भी रखते हैं तो आप बता देंगे कि सर ये तो 90 हो जाएंगी। तो हमने बस इसी तरीके से 90 गोले इसकी सतह पर बना दिए हैं, बना दिए हैं। तो इस तरीके से ऊपर भी रेखाएं 90 हैं और नीचे भी रेखाएं 90 हो जाती हैं। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? 90 प्लस 90 प्लस 181। लेकिन ये जो व्रत है आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, जो सबसे ऊपर बनता है इस रेखा के ठीक ऊपर जब 90 डिग्री पे पहुंचेंगे तो ये बिंदु सोचो कितना छोटा, ये तो व्रत बनेगा ही नहीं, ये बिंदु बन जाएगा। इसलिए हम इसे काउंट नहीं करते। इसे बच्चों कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। उत्तर में है तो इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और ये प्यारे बच्चों दक्षिण में है तो ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। बोलो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की स्थिति बन जाती है। अब हम इनकी संख्या लिखेंगे। यदि परीक्षा में पूछी जाती है तो हम क्या लिखेंगे? देखो, तो यहां हम जानकारी लिख रहे हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। हम आपको दिखें न दिखें बोर्ड दिखना चाहिए, है ना। अक्षांश रेखाएं देखना। तो सबसे पहले देखेंगे अक्षांश रेखाओं की बच्चों संख्या कितनी है।
अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। कितनी है? 179। कारण क्या है? कारण लिख देंगे, कारण भी लिख देंगे। क्या है कि ध्रुव बिंदुवत होते हैं। ध्रुव कैसे होते हैं? बिंदुवत होते हैं, इस कारण दो काउंट नहीं होते, है ना। तो ये गणना कैसे हो जाती है? 90 प्लस 90 प्लस 1 -2। ये गणित समझ में आ गया। 90 रेखाएं ऊपर की, 90 रेखाएं नीचे की, एक विषुवत रेखा, दो कौन से हटा दिए? ध्रुव। तो कितना हो गया? 179। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई 179, इस तरफ और इस तरफ। लेकिन और क्या प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछता है कि क्या सभी अक्षांश रेखाएं एक ही आकार की होती हैं? बच्चों बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? ये सबसे बड़ी है और ये तो बिंदुवत हो गई है। तो ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं तो ये रेखाएं लगातार छोटी होती जाती हैं। जो सतह पर वृत्त बने हैं छोटे होते जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये छोटे होते जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? अक्षांश रेखाएं, है ना। अक्षांश रेखाएं समान आकार की नहीं होती। समान आकार की नहीं होती, ठीक है। समान आकार की नहीं होती। तो क्या होता है? और एक बात लिखेंगे, क्या? ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ये सारे जितने भी बिंदु है स्क्रीनशॉट लेके आप उनको नोट करेंगे। ये परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर आकार छोटा होता जाता है। समझ गए ना? क्या होता है? आकार छोटा होता जाता है। ये लो लिख गया। आकार जो है इनका कैसा होता जाता है? छोटा होता जाता है। ये बात भी क्लियर हो गई। लेकिन इन दो रेखाओं के बीच की दूरी वो कभी परिवर्तित नहीं होगी। वह हमेशा कितनी रहती है? 1 1 1 ही रहती है ना। कितनी रहती है? 1 1 1 रहती है। बोलो बात क्लियर हो गई। चलो यहां लिख देते हैं, दो रेखाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 1 1 किलोमीटर होती है। बोलो बात क्लियर हो गई। इतनी दूरी होती है अक्षांश रेखाओं के बीच में। यानी एक रेखा से इस रेखा तक जाओगे तो 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर यहां से यहां तक जाओगे तो फिर 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर इनकी परिधि पर घूमोगे तो ऊपर वाली पे कम घूमना पड़ेगा, उससे ऊपर और कम घूमना पड़ेगा, उससे ऊपर और कम घूमना पड़ेगा। और यहाँ पर खड़े होकर के तो बेटा अपनी जगह पर ही घूमना पड़ेगा। समझ गए ना? तो ये कहानी किसकी है? अक्षांश रेखाओं की। पूछ सकता है इनकी संख्या को, पूछ सकता है इनके आकार के बारे में, और पूछ सकता है कि इनमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन। तो सबसे छोटी कौन होती है? ध्रुव वाली। और सबसे बड़ी कौन होती है? भूमध्य रेखा। नहीं लिखा, देखो ये भी लिख देते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा होती है। कौन होती है? भूमध्य रेखा होती है। बोलो बात क्लियर हो गई। तो सबसे बड़ी तो यही होती है और उस तरफ जाने पर छोटी होती जाती है। तो ये अक्षांश रेखाओं की कहानी है।
ये क्यों बना? क्योंकि अगर हम किसी को बताना हो कि भाई भारत चले जाओ, कैसे बताएंगे? ये कह देंगे कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश यहां कहीं पर स्थित है। समझ रहे हो? यहां कहीं पर हमारा देश है, यहां से जाओ तो ऊपर चलते हुए तुम्हें ये मिल जाएगा, है ना? तो बस इसी वजह से हमने ये अक्षांश रेखाएं आपको बताई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट कर दिया और हमने कहा ऊपर चले जाओ मिल जाएगा, तो वो तो ये पूरी बॉल पे घूम के आ जाएगा पीछे से यहां से यहां, लेकिन उसको भारत नहीं मिलेगा। तो हमें बताना पड़ेगा कि यहीं से चलना है। ये कैसे बताएंगे? ये हम इनको देशांतर रेखाओं से बताएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है? देशांतर रेखा। हम यहां पर हेडिंग डाल देते हैं देशांतर। आज हमें आपको पूरा टॉपिक पढ़ाना है, इसलिए हमने मैप भी बीच में बनाया हुआ है। तो इधर हम आपको पढ़ाएंगे देशांतर रेखाएं। पहले आप अक्षांश और देशांतर को समझ लें, फिर हम भारत के नक्शे पे आएंगे। तो देशांतर रेखाओं को देखो, ये एक ध्रुव से स्टार्ट होती है, इनका कलर बदल देते हैं, है ना? तो ये ठीक से समझ में आएंगे। ये एक ध्रुव से स्टार्ट होती हैं और दूसरे ध्रुव तक जाती हैं, इस तरीके से। ये हैं क्या? देशांतर रेखाएं। इस तरीके से ये होती हैं। अब देखो, इनका आकार बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि ये तो भाई एक ध्रुव से स्टार्ट हो रही हैं, दूसरे ध्रुव पे जा रही हैं। कोई आकार में परिवर्तन ऐसा है ही नहीं खास, है ना? ये तो सब जगह एक जैसी हैं। ये देशांतर रेखाएं, जैसे इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो लेटी हुई है उनको लैटिट्यूड, यानी अक्षांश रेखा लैटिट्यूड, देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर रेखा, अब वो कोई भी गोल चीज जो होती है, पहले देशांतर रेखा के बारे में सबसे मुख्य बात लिखेंगे, और वो क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। ये इतना हम स्लोली लिख रहे हैं कि आप चाहें तो साथ में भी लिख सकते हैं, है ना? अब देखो, ऐसा है कि अगर आपको समझ में कम कम आता है तो आप आराम से देखो। आजकल तो सुविधाएं हैं, आपको लग रहा है कि हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, आप उस पर एक क्लिक करिए और देखो हम कैसे फटाफट भाग भाग के बोलते हैं, है ना? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं देशांतर रेखाएं, ऐसे खड़ी खड़ी। इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। याद रखना, लेटी है तो लेटीट्यूड, खड़ी है तो लॉन्गिट्यूड। ठीक है? तो इनकी संख्या बोलो कितनी होगी? बड़ा आसान, कोई भी गोल चीज होती है 360 एंगल की होती है। गणित जानते हैं बहुत अच्छी, नहीं जानते हम बता दिए। 360 एंगल होता है कोई भी गोल चीज का। ऐसी गोल बॉल होती है क्रिकेट वाली, है ना? गोल बहुत चीजें होती हैं, क्रिकेट की बॉल भी होती है। तो ये 360 की होती है। तो 1 डिग्री पर एक कितनी हो गई? बोलो संख्या कितनी हो गई इनकी? इनकी बच्चों संख्या हो गई 360, 360 होती हैं। ठीक है? और सबसे अच्छी बात क्या है? समान आकार की होती है। समान आकार की होती हैं। ठीक है? समान आकार की होती हैं। बोलो बात क्लियर हो गई? कैसी होती हैं? समान आकार की होती हैं ये। अब इसके बाद देखिए, इनमें पहली कौन सी है? देखो, अगर हम अभी आपसे ही पूछे कि हमने बोलो पहली अक्षांश कौन सी बनाई थी, आप तुरंत कह देंगे सर ये वाली बनाई थी। अब हम आपसे पूछे बताओ पहली देशांतर कौन सी बनाई थी, कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सी बनाई थी? नहीं ना, क्योंकि सब तो समान आकार की हैं, नहीं बता सकते कौन सी है। गोल 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 सब पे ऐसी 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 बना दी, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जरूरी क्या है कि एक जगह को पिन आउट कर दे कि ये लो, ये पहली है। तो हमने आपको बता दिया कि ये पहली है। देखो, कलर तुरंत बदलना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है? और यहां पर तो शायद आपको दिखे ना, यहां से बता देते हैं। ये जो है, ये इंग्लैंड का ग्रीनविच है, और इसी को हमने क्या कह दिया? प्रधान देशांतर। बोलो क्या कह दिया? प्रधान देशांतर कह दिया कि यहीं से गिनती स्टार्ट होगी जब भी होगी।
और पृथ्वी घूमती पश्चिम से पूर्व, तो पूर्व की तरफ गिनना चालू करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनना चालू करेंगे। तो सबसे पीछे वाली ये कौन सी होगी? ये 360 देशांतर होगी। बोलो सही कहा। ये दिख नहीं रहा ऊपर लिखा हुआ, लेकिन क्या लिखा? 360 देशांतर की ये पीछे वाली लाइन होगी। तो कुल रेखाएं कितनी हो गई? 360। तो कितनी हो गई रेखाएं? 360 रेखाएं समान आकार की हो गई। और प्रधान देशांतर कहां से गुजरती है? देखो यहां लिखेंगे प्रधान देशांतर। कोई प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ी थी, बस बनाने वालों ने बना दिया। अब हम अगर यहाँ बना रहे होते तो हम तो कह देते जहां हमारा बोर्ड है यहां से जो गुजर रही वही है प्रधान देशांतर। अब जो वहां बैठे थे उन्होंने कह दिया प्रधान देशांतर ग्रीनविच, है ना। बस हिंदी अर्थ मत निकालना इसका। ग्रीनविच ये राजवैधशाला थी। राजवैधशाला मतलब डॉक्टर नहीं बैठे थे, बस नाम था राजवैधशाला। और वैज्ञानिक लोग बैठते थे। कहां पर है? लंदन में। कहां पर? लंदन के पास। लंदन मतलब इंग्लैंड। लंदन मतलब इंग्लैंड। बोलो ठीक है। अरे भैया इंग्लैंड, ठीक है। ये लंदन मतलब इंग्लैंड के पास। कभी कभी ना इंग्लिश को हिंदी लिखो तो होता है। तो ये लंदन इंग्लैंड के पास प्रधान देशांतर है, ग्रीनविच राजवैधशाला। अब यहां देखो ये पूरी कहानी क्लियर हो गई आपकी कि कहां से गुजरती है। अब यहीं से हम गिन लेते हैं कि हमारा भारत कहां है। एक चीज और याद रखना कि इनके बीच की दूरी कितनी है, वही है 111। बीच की दूरी, बीच की दूरी सेम 111 किलोमीटर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेकिन यहां से और भी चीजें निकल के आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो बताते हैं क्या है, उनको हम यहां पे लिख के आपको बता देते हैं। जैसे पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन यानी अपनी जगह पे चक्कर ऐसे ऐसे पृथ्वी कितने टाइम में लगा लेती है? 24 घंटे में लगभग। कितना? 24 घंटे यानी 1440 मिनट में। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि 1440 मिनट में 360 लाइनें सूर्य के सामने से गुजर गई। वही पहली वाली फिर सामने आ गई। तो मतलब 360 लाइनें 1440 मिनट। एक लाइन 1440 बटे 360, ये कट गया। 36 चौको 300, 144 होता है। तो 4 मिनट निकल के आया। कितना निकल के आया? 4 मिनट में एक लाइन गुजरती है। यानी इतनी दूरी पार करने में सूर्य के सामने हर जो है 4 मिनट में एक देशांतर छिप जाता है और एक नवीन देशांतर सामने आ जाता है। तो एक देशांतर या ऐसे लिखें, दो देशांतरों के बीच का समय 4 मिनट होता है। बोलो कितना होता है? 4 मिनट होता है। बस ऐसे ही सब जगह निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसी से निकालते हैं जो अलग अलग देश का मानक समय होता है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि मानक समय जब भी निकालते हैं तो 7 सही 1/2 देशांतर के गुणन में निकालते हैं। पूछा गया प्रश्न है, नोट करके आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी हम आपको बताएंगे कि मानक समय रेखा कहां होती है, अलग अलग देश की होती है। बस यहां से याद कर लेना। मानक समय सदैव 7 सही 1/2 देशांतर के गुणन में होता है। के गुणन में होता है, इसे याद रखना। अब 7 सही 1/2 समझ गए ना? कितना? 7 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 7 चौको 28 और प्लस 1/2 मतलब 4।
तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 4 तो होता ही है, 2, 30 मिनट। यानी अगर कोई भी देश को आगे पीछे निकालना हो कि ये देश इंग्लैंड के समय से कितना आगे है या कितना पीछे है, तो सभी देश आपको इसी गुणन में मिलेंगे 30 मिनट में। या तो 1 घंटा होगा, या 1 घंटा 30 मिनट, या 2 घंटा 2 घंटा 30 मिनट। इस तरीके से मानक समय निर्धारित होते हैं। बोलो बात क्लियर हो गई? तो ये पूरा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं।